चैम्प्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल फर्स्ट फ्लाइट। चैम्प्स, आज हम करेंगे बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर एईसीसी हिंदी के अंतर्गत यूनिट 2 संप्रेषण के प्रकार। इससे पहले मैंने संप्रेषण की अवधारणा और उसके मतलब विभिन्न विद्वानों के मतों को और उसके प्रक्रिया को डाला है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो आज हम करेंगे संप्रेषण के प्रकार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीधा सीधा आपसे पूछ देगा एग्ज़ाम में कि संप्रेषण की प्रक्रिया और उसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले जब आप प्रकार कीजिएगा तो सबसे पहले आप डेफिनेशन दीजिएगा कि संप्रेषण होता क्या है। तो दो व्यक्तियों या दो समूहों के बीच आपस में जो वार्तालाप होता है, हम अपने विचारों को मतलब दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं, वही हमारा संप्रेषण हो जाता है। यहाँ हम संप्रेषण के प्रकार करेंगे। तो संप्रेषण के मेनली 3 प्रकार है, अमौखिक, मौखिक और लिखित। अमौखिक को आप सांकेतिक भी कह सकते हैं। मौखिक के 2 प्रकार है, परंपरागत और आधुनिक। तो चलिए एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अमौखिक संप्रेषण क्या होता है? तो इसमें है अमौखिक संप्रेषण की प्रक्रिया में चिन्हों, संकेतों, प्रतीकों या हाव भाव आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे चिन्ह में कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे दैनिक जीवन में हम चित्रों या रेखा चित्रों के माध्यम से हम किसी संप्रेषण को प्रेषित करते हैं। जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात का सुचारू संचालन हाथों के संकेतों द्वारा होता है। आप देखते होंगे कि उनके हाथ में एक ब्रिशल होता है और वो हाथों से ऐसे ऐसे मतलब कि संकेत करते हैं, सिंबलाइज करते हैं लोगों को। उसके बाद आपने देखा होगा कि कई बार मतलब डेंजर का साइन बना होता है, उस पर क्रॉस बना होता है, तो उधर हमें नहीं जाना होता है। कई बार आपने ये भी देखा होगा सांकेतिक में कि हॉर्न का साइन बना होता है और उस पर कट का साइन होता है, मतलब कि हॉर्न यहाँ पे नहीं बजाना है। आप ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कक्षा में अध्यापक द्वारा मेज थपथपाकर चुप हो जाने का संकेत करना भी मौखिक का उदाहरण है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं मौखिक संप्रेषण। मौखिक क्या है? तो मौखिक है मुख से बोलकर, मतलब मुंह से बोलकर किया जाने वाला संप्रेषण मौखिक संप्रेषण कहलाता है। इसमें वक्ता और श्रोता दोनों आमने सामने होकर मौखिक वार्तालाप करते हैं। ये हमारे मतलब दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुबह हम उठते हैं और अगर हम शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे हम जो भी हमारे शॉपकीपर है उनसे हम बोलते हैं, तो वो मौखिक वार्तालाप ही हमारा होता है, मतलब मौखिक संप्रेषण होता है। इसमें चिल्लाने से लेकर भाषा के बोले गए शब्द तक पूरा ही मौखिक है। इसमें मानव की स्वरतंत्री एक तरह से संप्रेषण की विधि है। और जैसे आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक शिशु का मानसिक विकास मौखिक संप्रेषण के बल पर ही होता है, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है, बेबी, वो बोलकर ही अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाता है, क्योंकि वो लिख नहीं सकता है, इसलिए वो मौखिक संप्रेषण का उदाहरण है। उसके बाद मौखिक संप्रेषण जब हम करते हैं तो कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो फर्स्ट आप लिख सकते हैं कि शब्दों के चयन में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, खासतौर से किसके सामने बात की जा रही है इसका ध्यान रखकर ही शब्द प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम अपने से सीनियर से, बड़ों से बात करते हैं तो उनके लिए हम अलग शब्दों का उपयोग करते हैं। अपने से छोटे को से बात करते हैं तो उनसे बात करने के लिए अलग शब्दों का, मतलब प्यार से उनसे बात करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है कि ज़्यादा बोलने की प्रवृत्ति भी आमतौर पर घातक साबित होती है। हम कभी कभार होता है कि कंटिन्यूटी में बोलते जाते हैं, लगातार बोलते जाते हैं, तो ऐसा होता है कि कभी कभार हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती है जो कि सामने वाले को सुनने में अच्छा नहीं लगता। और छोटे छोटे वार्तालाप को ध्यान से सुना और समझा जाता है, मतलब हमें बात जो है वो छोटे छोटे सेंटेंस में कहना चाहिए, बहुत बढ़ा चढ़ाकर या बहुत लंबे सेंटेंस में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो हमारे मतलब ग्रहणकर्ता होते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद लूज टॉकिंग करने की आदत नुकसानदायक हो सकती है। लूज टॉकिंग मीन्स कि जैसे एक वर्ड बोल दिया, फिर मतलब सेकेंड्स, मतलब 10 to 15 सेकेंड्स के लिए रुक गए, फिर दूसरा वर्ड बोला, तो ऐसे में जो हमारे श्रोता होते हैं उनको मतलब कि अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल बोर फील करते हैं। उसके बाद फोर्थ लिख सकते हैं कि बातचीत के दौरान ऐसे शब्दों से बचें जिनके अर्थ के बारे में आप निश्चित नहीं है, जिनका अर्थ आपको नहीं पता है, क्योंकि आपको पता है एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो मतलब कि छानकर हमें शब्दों के प्रयोगों को फॉलो करना चाहिए, ध्यान में रखकर करना चाहिए। जैसे कि हमें शब्द के अर्थ नहीं पता और हमने बोल दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है कई बार। उसके बाद फिफ्थ में लिख सकते हैं कि जब कोई बोल रहा होता है
तो मतलब बीच में उसकी बातों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उससे संप्रेषण अधूरा रह जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य है। उसके बाद हम करेंगे मौखिक संप्रेषण के लाभ। तो मौखिक संप्रेषण के कुछ लाभों को भी देखेंगे और हानियां भी देखेंगे। तो पहला है मौखिक संप्रेषण के लाभ के अंतर्गत कि वक्ता को यदि लगता है कि उसके संदेश को नहीं समझा गया है तो वह उसे पुनः संप्रेषित कर सकता है। अगर लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने हमारी बातों को नहीं समझा है तो हम दोबारा से उसे समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि वक्ता अपने संदेश के संबंध में भ्रम की स्थिति को तुरंत स्पष्ट कर लेता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई बात कही और सामने वाले को समझ नहीं आया, तो उनके प्रॉब्लम को हम शॉर्ट आउट करने की तुरंत कोशिश करते हैं। उसके बाद वक्ता इससे संदेश प्राप्तकर्ता के मनोभावों या भावनाओं या मतों या विश्वासों में बदलाव ला सकता है। मान लीजिए कि हमने कोई बात कही, हमारे बातों को किसी ने अन्यथा समझ लिया, मतलब हमारे कहने का मतलब कुछ और था और सामने वाले व्यक्ति ने कुछ और समझ लिया, तो हम उनके डाउट को एट अ टाइम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो यही इसमें कहा गया है कि हम देखते हैं ना, कई बार हम बोलते हैं फिर देखते हैं कि सामने वाले का एक्सप्रेशन कैसा है, तो मनोभावों विश्वासों को हम पहचान लेते हैं। उसके बाद फोर्थ लिख सकते हैं कि मौखिक संदेश लिखित संदेश की बजाय अल्प समय में प्रसारित किया जा सकता है। आपको पता है कि मौखिक संदेश में क्या होता है कि हम बहुत जल्दी बातों को कह देते हैं, लेकिन लिखित में मतलब कि प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, किसी माध्यम की ज़रूरत होती है तो वो बहुत लंबा हो जाता है। तो मौखिक संदेश लिखित संदेश की बजाय बहुत कम समय में प्रसारित किया जा सकता है। और नेक्स्ट है कि मौखिक संप्रेषण की यह एक विशेषता यह भी है कि एक बड़े समूहों के साथ संवाद किया जा सकता है। और लास्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि ये बहुत कम खर्चीला होता है, इसमें पेन या पेंसिल या नोटबुक की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मतलब इसमें आर्थिक रूप से कम मतलब पैसे लगते हैं। उसके बाद हम करेंगे मौखिक संप्रेषण की हानियाँ। तो आपको पता है कि चीज़ों में खूबियाँ होती है तो कमियाँ भी होती है, तो हानियाँ करेंगे अब। तो फर्स्ट है हमारा कि मौखिक संप्रेषण का कोई अस्थायी प्रमाण नहीं होता है, इसे कानूनी साक्ष्य के रूप में मान्यता नहीं दिया जा सकता। आपने कोर्ट वगैरह में देखा होगा कि मौखिक जो मतलब मौखिक मुँह से बोला गया जो सबूत होता है उसे ज़्यादा मान्यता नहीं मिलती है जितना कि लिखित सबूतों को दिया जाता है। तो ये एक इसकी त्रुटियां है। दूसरा है कि यदि वक्ता बोलने में कुशल नहीं है, मान लीजिए कि हम जो कहना चाहते हैं वो हम प्रेषित सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि वो सही से संप्रेषण नहीं हो पाएगा उस स्थिति में। तीसरा है कि कई बार मौखिक संप्रेषण कार्यालयी दृष्टि से उचित नहीं माना जाता है। मान लीजिए कि कार्यालय की भाषा लिखित होती है तो वहाँ पे मौखिक संप्रेषण को इग्नोर किया जाता है। और फोर्थ है कि यदि श्रोता द्वारा बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, मतलब कहना कुछ और चाहता है और कह कुछ और दिया तो सामने वाला कुछ और ही समझ जाता है, तो इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। उसके बाद हम करेंगे मौखिक संप्रेषण के माध्यमों को। तो इसके मौखिक संप्रेषण के माध्यमों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है परंपरागत संप्रेषण और दूसरा है आधुनिक संप्रेषण। तो पहले परंपरागत से ही आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि परंपरागत जो ट्रेडिशन जो हमारे बहुत पहले से चला आ रहा है, जैसे परंपरागत माध्यम हमारी ग्रामीण संस्कृति की देन है, मतलब रूरल लेवल पे लोग इसका यूज़ करते हैं। इन परंपरागत जन माध्यमों में लोकगीत, जैसे लोकगीत स्थानीय लेवल पे गाया जाता है, लोक नृत्य हो गया, नुक्कड़ नाटक हो गया, आज भी प्रभावशाली संप्रेषण के सशक्त माध्यम हैं। तो ये आपने देखा कि परंपरागत जो है वो ग्रामीण सभ्यता की संस्कृति की देन है और ये स्थानीय लेवल पे इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसके मतलब आज भी आप देखते हैं कि रेडियो टेलीविज़न पारंपरिक माध्यम के ही विकसित रूप है। जैसे पहले रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से मतलब पहले ऐसे नुक्कड़ नाटक वगैरह अभी भी करते हैं, लेकिन पहले ज़्यादा प्रभावशाली था ये, तो अभी उसके स्थान पे रेडियो टेलीविज़न पारंपरिक माध्यम के ही विकसित रूप है, ये आप उदाहरण में दे सकते हैं। उसके बाद आधुनिक में, तो आधुनिक का मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें यूज कर रहे हैं, जैसे हम संप्रेषण कर रहे हैं तो साक्षर निरक्षर निर्धन
दिव्यांगजन और नेत्रहीन सभी मनुष्यों के लिए आधुनिक संप्रेषण माध्यम वरदान सिद्ध हो रहे हैं। जैसे आप रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, टीवी, फेसबुक, इंटरनेट इत्यादि आधुनिक संप्रेषण के माध्यम है और आज संप्रेषण के क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। एफएम रेडियो ने अपने श्रोताओं के दिलों को, आप देखते होंगे कि AIR न्यूज़ आप भी सुनते होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा खास है। और संप्रेषण के इन आधुनिक माध्यमों ने लोगों की जीवन शैली, व्यवहार, सोच में भारी बदलाव किया है। कभी सूचनाओं को मतलब बहुत ज़्यादा इसने प्रसार करने में सहायता की है आधुनिक संप्रेषण। तो इसमें आप रेडियो, टेलीविज़न का एग्जाम्पल दे सकते हैं। फेसबुक हो गया, इंटरनेट हो गया, जो हम आजकल यूज़ करते हैं। और जैसे जो लोग देख नहीं सकते हैं या जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो आधुनिक संप्रेषण का मतलब आधुनिक मौखिक संप्रेषण का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण होता है कि लिखित संप्रेषण में फीडबैक उतनी जल्दी नहीं मिलता है जितना जल्दी मौखिक संप्रेषण में मिलता है। फिर भी सूचनाएं संप्रेषित करने का लिखित जो माध्यम है वो स्थायी है और प्रभावशाली है। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ें लिखित रूप में है तो वो हम प्रिजर्व करके उसे रख सकते हैं। जैसे मौखिक हो गया तो अभी आपने किया और कुछ देर बाद वो ख़त्म हो गया कि आपने क्या बात की, वो बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। लेकिन लिखित है, अगर आपने लिख लिया चीज़ों को, कहते हैं ना कि नोट्स बनाया करो, तो जो चीज़ें हम लिख लेते हैं ना वो नहीं भूलते हैं। तो अगर लिखित संप्रेषण हम करते हैं तो वो अस्थायी हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ज्ञान, विज्ञान और विश्व की सूचनाएं और संदेश जब प्रभावशाली ढंग से लिखकर लक्षित वर्ग तक पहुंचाए जाते हैं तो हम उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं कि समाचार पत्र हो गया, पुस्तकें हो गई, ये सारे लिखित संप्रेषण के उदाहरण हैं। और कई बार ये भी देखते हैं कि कई बार मौखिक संप्रेषण से बातचीत नहीं बनती है तो लिखित संप्रेषण का मतलब आश्रय या उदाहरण दिया जा सकता है, आश्रय लिया जा सकता है। उसके बाद लिखित संप्रेषण के लाभ और हानियाँ करेंगे। तो लिखित संप्रेषण में क्या है कि लिखित संदेश को स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित किया जा सकता है, मतलब इसे सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने किया और बाद में भूल जाएंगे। लिखित रूप में है तो उसे हम प्रिजर्व करके सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद लिखित संदेश को पुनः पढ़कर समझा जा सकता है। मान लीजिए कि कोई पॉइंट आपने पढ़ी और आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा उसे पुनः पढ़कर उसे समझ सकते हैं। उसके बाद अब हानियाँ करेंगे। तो हानियाँ हैं कि लिखित संप्रेषण बहुत औपचारिक और जटिल होता है, मतलब कि इसमें आप देखते हैं कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है। पहले लिखते हैं, फिर एक माध्यम की ज़रूरत होती है, फिर श्रोता तक पहुंचता है, फिर उसका फीडबैक आता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है ये। उसके बाद इसमें फीडबैक तुरंत नहीं मिलता क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस ही है, तो इसमें फीडबैक मिलने में बहुत टाइम लगता है। और यह केवल शिक्षित लोगों के लिए होता है क्योंकि आपको पता है कि अशिक्षित लोग जो लिख नहीं सकते, जो पढ़ नहीं सकते, उनके लिए लिखित संप्रेषण मतलब ज़्यादा लाभकारी नहीं होगा। तो यह शिक्षित लोगों के लिए ही है। तो इसी के साथ दोस्तों ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, संप्रेषण के प्रकार। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी इशू होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं ये नोट्स PDF के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन अप कर दूंगी, तो आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को और इस PDF को डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए।